देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक टैक्सी चालक हूँ और उन दोनों काम काफ़ी बेकार चल रहा था। कभी घर पर कुछ हो जाता तो कभी बाहर जाने पर ढंग से काम करने का मन ही नहीं करता था। स्वाभाविक रूप से कहूँ तो अब टैक्सी ड्राइविंग करने से मैं थक चुका था। मेरे पास जो टैक्सी थी मैं उसे बेचना चाहता था, किंतु उसका सही मोल मुझे 1 महीने से नहीं मिला। फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी टैक्सी से रात में लोगों की सवारी करने वाला था, या फिर यूँ कहें कि काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपनी टैक्सी को लेकर रात में घर से बाहर निकला था। आज रात जब मैं करीबन 8:15 बजे के आसपास बाजार में पहुंचा तो बाजार के अंदर लोगों की भीड़ कुछ इस कदर थी कि मेरी गाड़ी बहुत मुश्किल से भीड़ को चीर पाई। उसके पश्चात मैं किसी तरह टैक्सी स्टैंड पहुंचा तो मैंने देखा कि आज वहां कोई टैक्सी नहीं थी। सभी ड्राइवर अपने घर जा चुके थे और मुझे आज बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि सभी ड्राइवर अपने घर लौट गए। मैं उस टैक्सी स्टैंड पर खड़ा होकर किसी यात्री के आगमन का इंतजार करने लगा, पर आधा घंटा बीतने के बाद भी वहां कोई नजर ही नहीं आया। मुझे लगा आज मेरी किस्मत ही खराब है जो देर रात होने के बाद मुझे कोई भी यात्री नहीं मिला। परंतु मैं अभी भी वहीं खड़ा रहा क्योंकि मैं जानता था कि कोई तो ज़रूर आएगा, और मैं अपनी टैक्सी के अंदर बैठा बैठा किसी का इंतज़ार कर रहा था कि मुझे बहुत दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया जिसने अपने कंधे पर एक बैग लटका रखा था। मुझे लगा कि यह आदमी भी मेरे हाथों से ना निकल जाए, तो मैंने अपनी टैक्सी की बगल वाली लाइट को ऑन कर दिया ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पर कोई मौजूद है। और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। इतनी रात होने के बाद भी मुझे यात्री मिल गया। वो आदमी मेरे पास पहुंचा और बोला, अरे भाई साहब, नेशनल पार्क जाना था। इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया क्योंकि आज से पहले तो मैं वहाँ कभी नहीं गया था और उसकी दूर भी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने उस आदमी से कहा, सॉरी भाई साहब, मैं आज से पहले वहाँ कभी गया नहीं और मैं आपको वहाँ तक नहीं ले जा पाऊँगा, आप अपने हिसाब से चले जाइएगा। लेकिन वो माना ही नहीं। उसने मुझे काफ़ी फोर्स किया और उस आदमी ने बताया कि वो उस रास्ते को काफ़ी अच्छे से जानता है। तो फिर मैं तैयार हो गया, लेकिन मैंने थोड़ा एडवांस किराया मांग लिया तो उसने भी मुझे इनकार नहीं किया। और जब मैंने एक नज़र हैंड वॉच की तरफ मारी तो मैंने देखा कि रात के 9 बजने को आए थे। ठंड का मौसम था। 9 बजने के आसपास ही शहर में लोगों की भीड़ कम हो जाती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि सड़क पर भीड़ और ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था और एक जोरदार सन्नाटा जिसने सड़क को अपने अंदर लपेट रखा था। टैक्सी बहुत आराम के साथ आगे बढ़ रही थी और मैं भी उस आदमी से कुछ बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब मेरी टैक्सी एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी और उस पुल से नीचे की तरफ मुझे एक जोरदार खाई नज़र आ रही थी जिसके अंदर से एक नदी का बहाव हो रहा था। इस पुल के ऊपर आज मैं पहली बार ही आया था। जब मैंने टैक्सी को साइड में लिया तो मैंने देखा कि वो नदी बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और कभी भी जोरदार टक्कर से कोई भी साधन उछलकर उस नदी के अंदर आराम से गिर सकता था। फिर जब मैंने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम निर्मल है और वो एक फैक्ट्री में काम करता है। आज उसे काफ़ी रात हो गई है काम के चलते। दरअसल उनकी फैक्ट्री में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था तो आज उसे देर रात हो गई। इतने में मुझे टैक्सी के सामने यानी कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई महिला हो। लेकिन जैसे जैसे मेरी गाड़ी उसके पास पहुंची तो मैंने देखा कि असल में वो कोई औरत नहीं बल्कि एक सफ़ेद कलर की बिल्ली थी। और सच बताऊं तो ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि एक बिल्ली भला इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। उस बिल्ली की आकृति एक नॉर्मल बिल्ली के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होगी। काफ़ी देर तक मैं उसे ही देखता रहा और फिर मेरी टैक्सी उसको काटते हुए एकदम से आगे निकल गई। इसी बीच मुझे उस आदमी ने कहा, भाई साहब, टैक्सी को थोड़ा तेज चलाओ। मैंने पीछे पलटते हुए देखा तो मैंने पाया कि उस जोरदार ठंड के मौसम में भी उस आदमी को पसीना आ रहा था। उसके माथे पर एक अजीब तरह का डर साफ साफ झलक रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो उसने मुझे अपने बगल में इशारा किया, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि मुझे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं। मगर उस आदमी की करतूतों से तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे कुछ दिख रहा है जो मुझे ही नहीं दिख रहा।
मैंने टैक्सी की स्पीड को तो बढ़ा लिया, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। बाहर की तरफ से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से अब मेरा शरीर थर थर कांपने लगा। लेकिन वह आदमी अभी भी पसीने से भीगा हुआ डरा सहमा सीट पर बैठा हुआ था। उसके बाद जब मेरी नज़र गाड़ी के साइड मिरर में गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे शरीर में मानो एकदम से बिजली सी रौंद गई। डर का एहसास मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। दरअसल गाड़ी के साइड मिरर में मैंने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला बुढ़ा आदमी जो बीड़ी पी रहा था। उसके हाथ उसकी बॉडी के मुताबिक नहीं थे। उसके लंबे लंबे हाथ थे और उसके हाथ खून से सने हुए थे। और उसके बगल में बैठा वो यात्री बहुत ही बुरी तरह कांप रहा था। और अब इस नज़ारे को देखकर ड्राइविंग करना भी मेरे बस से बाहर होने लगा। और अब ड्राइविंग के दौरान मेरे हाथों में कपकपाहट होने लगी। इसी के चलते अब ड्राइव करना मेरे बस में नहीं था और मेरी गाड़ी अब मुझसे अपना संतुलन बिगड़वा बैठी। मेरी टैक्सी का संतुलन बिगड़ चुका था और उसके बाद वो उस नदी की तरफ बढ़ने लगी तो वो उस पुल से नीचे देख रही थी। मैंने कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, पर काफ़ी देर के बाद टैक्सी का संतुलन बिगड़ने से हमारी टैक्सी सामने की तरफ मौजूद एक खंभे से टकरा गई। खंभे से टकरा कर मेरा सर स्टीयरिंग से टकरा गया। मेरे सर में एक बहुत ज़ोरदार चोट लग गई थी। ऊपर से वो आदमी भी अब बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन हमारी मदद करने वाला आजू बाजू में तो कोई था ही नहीं। मैं तो किसी तरह अपनी टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया, लेकिन वो आदमी अभी भी टैक्सी के अंदर ही था। मैंने पिछले वाले डोर को खोला तो उसका सर फट चुका था। उस आदमी की हालत मुझसे भी ज़्यादा गंभीर थी, लेकिन डर और खौफ ने हम दोनों को इतना ज़्यादा हताश कर दिया था कि ना चाहते हुए भी हमें टैक्सी से उतरकर भागना पड़ा। लेकिन इस हालत में मैं और वो आदमी ज़्यादा देर तक भाग नहीं पाए और कुछ देर के बाद हम एक नाले के पास पहुँचे जहाँ पर एक पुराना खंडर सा मकान दिख रहा था। और उस मकान को देखते हमें लगा कि हमारे छुपने के लिए सही जगह है। हम बिना कुछ सोचे समझे उस खंडर की तरह नजर आने वाले मकान में घुस गए। वो पुराना मकान धूल की मिट्टी से सना हुआ था। दीवारों पर धूल की एक मोटी चादर चढ़ी हुई थी और चारों तरफ उस पुराने घर में मकड़ियों के बड़े बड़े जाले बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सालों से ये घर ऐसे ही वीरान पड़ा हो। लेकिन इस वक्त हम दोनों जख्मी हालत में थे और ऊपर से ठंड ने हमें जकड़ लिया था, तो हम मजबूर थे उस घर में रुकने के लिए। सबसे पहले मैं उस घर के बरामदे में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये घर अंदर से बड़ा ही आलीशान था। उन लोगों ने इस घर को क्यों छोड़ा होगा जो इतना ज़बरदस्त मकान है। मुझे उस मकान के अंदर कंफर्ट तो फील हो रहा था, लेकिन मजबूरी होने के नाते मैं उस मकान के अंदर मौजूद एक कोने में बैठ गया। इस बीच मेरे हाथ से एक दरवाज़ा खुल गया और उस दरवाजे के खुलते ही मुझे अंदर से बीड़ी पीने की बदबू आने लगी। जब मेरी आंखों के सामने ये नज़ारा प्रस्तुत हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये वही शख्स था जो कि कुछ देर पहले मेरी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और बीड़ी फूंक रहा था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो उस कमरे में बैठकर आराम से बीड़ी का मजा ले रहा था और फिर जब उसने मेरी ओर देखा तो मेरा कलेजा अंदर तक हिल गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी चमक रही थी और अब धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ देखने के कारण मेरी आंखों में जलन होने लगी। मेरी आंख में हुई इस जोरदार जलन की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी आंखों के सामने मुझे बड़े बड़े काले रंग के कुछ मोती जैसे नजर आने लगे। इस भयंकर घटना के बाद मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी आंखों को खो ना दूं। दूसरी तरफ वो आदमी भी घायल होकर जमीन पर पड़ा था, क्योंकि उसके सर में बहुत जोरदार चोट आई थी, तो उसके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अपनी जगह से खड़ा भी हो सके। लेकिन दूसरी ओर मैं एक और दुविधा में फंस गया था। मैं अपनी आंखों को मसलने लगा और उसके बाद जब दोबारा मैंने आंखें खोली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल मेरी आंखें मुझे फिर से नॉर्मल महसूस हो रही थी, लेकिन शायद मेरी आंख ठीक होने के पीछे भी इन्हीं काली शक्तियों का कारण था। दरअसल उस कमरे के अंदर मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा साया मेरे सर पर मंडरा रहा था और बगल में पड़ा हुआ यात्री दर्द के मारे रोने लगा। मुझे पता था कि अब जल्द से जल्द इस आदमी को अस्पताल की ज़रूरत है, वरना ये बंदा यहीं पर दम तोड़ देगा। लेकिन खतरों से खेलकर यहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं था। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए मैं उस आदमी के पास पहुँचा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने लगा। बाहर की तरफ सड़क बनी थी, तो शायद कुछ ऐसा है जो मेरी मदद कर सके। यही सब सोचते हुए जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि बाहर भी मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरी टैक्सी भी पलटी खाकर उसी जगह पर गिरी हुई थी
जहाँ से हम एक्सीडेंट होने के बाद भागकर यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन फिर वह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने ना सिर्फ हमारी मदद की बल्कि एक असलियत को भी हमारे सामने जाहिर किया। एक टॉर्च की रोशनी अचानक ही उस कमरे में दिखने लगी और जैसे मैंने उस तरफ आवाज़ लगाई तो एक अधेड़ उम्र का आदमी भागते हुए हमारे पास आया और फिर मैंने उसे सारी घटना के बारे में बताया तो उसने कहा, रात को यहाँ से टैक्सी लेकर गुजरते वक्त एक बूढ़ा आदमी चलती फिरती गाड़ी पर नज़र रखता है। जिस किसी भी गाड़ी के अंदर से उसे सिगरेट की बू आती है तो वो उसी के पीछे पड़ जाता है। शायद आपकी गाड़ी में कोई सिगरेट फूंक रहा था और फिर मुझे याद आया कि आते समय वो यात्री अपने जेब से सिगरेट निकाल रहा था। इसी की वजह से ये सब हुआ। मगर उस भले आदमी ने हमारी बहुत मदद की। दरअसल पास में अस्पताल बना था तो उसने अपने बेटे को बोलकर हमें सही सलामत अस्पताल तक छुड़वा दिया और अस्पताल में जाने के बाद हम दोनों को भर्ती करवा दिया। उस आदमी के सर में एक भारी चोट लगने की वजह से उसे काफ़ी दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस दिन मैं और वो यात्री जिंदा बच गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।